Good evening to all of you. I hope are you doing well. Now we are start class 10th chapter 4 एग्रीकल्चर कृषि। हम इसको देखेंगे, समझेंगे और इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक, हम शुरू करते हैं। देखिए, कृषि चैप्टर के बारे में हमने क्लास में कुछ डिस्कशन आप लोगों के साथ किया था, कुछ कृषि के प्रकार के बारे में बता दिए थे। अब भारत में कौन कौन से प्रमुख कृषि क्षेत्र हैं, किस प्रकार की कृषि प्रणालियां हैं, सीजनल किस प्रकार की कृषि होती है, इन सब चीज़ों के बारे में भी बताया था। लेकिन हम यहाँ पे इस पूरे चैप्टर को कवर करेंगे, आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए, 1947 में भारत आज़ाद हुआ और 1947 में भारत के आज़ाद होने के बाद हमारे देश की जो बड़ी जनसंख्या थी वो गरीब थी और ज़्यादातर जनसंख्या कृषि पर ही आश्रित थी। हमारे देश में कोई उद्योग धंधे कल कारखाने उस समय थे नहीं। तो जो हमारे देश की जो जनसंख्या थी वो लगभग 70 से 80% जो जनसंख्या थी वो कृषि पे ही डिपेंडेंट थी। कृषि ही उनके जीवन का प्रमुख आधार था। और हमारे यहाँ की जो कृषि थी वो मौसम पे डिपेंडेंट थी। यानी अगर जो मानसून की बारिश होती तो हमारे यहाँ कृषि अच्छी होती, अगर जो मानसून की बारिश नहीं होती तो कृषि नहीं अच्छी होती। अच्छा, वो कृषि जो अगर जो अच्छी होती तो उसके साथ भी उत्पादन की समस्या थी। उत्पादन की समस्या ऐसे थी कि बहुत ज़्यादा उत्पादन नहीं होता था, सिर्फ जीविकोपार्जन हो जाए उतना ही उत्पादन होता था। और इस तरीके से हमारे यहाँ जो कृषि थी बस पेट भरने का एक साधन मात्र था। कुछ एक आध केसों में कुछ लोग ऐसे बड़े कृषक थे या जमींदार थे जो अपनी खेती को बड़े पैमाने पे करते थे और उसे जो है वो जाके फिर व्यापारियों को बेचते थे और उससे वो आमदनी प्राप्त करते थे। लेकिन इनके अलावा जो कुछ 1-2-3% कृषकों के अलावा बाकी जो देश की कृषि पर निर्भर जो आबादी थी वो सब के सब बस अपने जीविकोपार्जन भर की खेती कर लेती थी और उसका किसी भी प्रकार से वो आर्थिक उपयोग कतई नहीं कर पाते थे। देश की आज़ादी के बाद समस्या बड़ी विकट थी और इतनी बड़ी आबादी का कृषि पर निर्भर होने के बाद भी जो हमारी जो जीडीपी थी, सकल घरेलू उत्पाद बोले तो सकल घरेलू उत्पाद का मतलब ये होता है कि किसी देश के द्वारा जो उत्पादित की गई वस्तुएं हैं उन्हीं को सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं। तो उस सकल घरेलू उत्पाद में जो कृषि का योगदान था वो बहुत ही कम परसेंट था। बहुत ही कम परसेंट का मतलब ये था कि वो 10 से लेके 15% के बीच में था। अच्छा, आप एक उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करिए कि हम कितने पीछे थे। अमेरिका में जो कृषि पे डिपेंडेंसी है, जो कृषि पे आधारित लोग हैं वो सिर्फ 4% हैं और 4% लोग ही वहां की कृषि का इतना उत्पादन करते हैं कि वो पूरी दुनिया में अपने अनाज का निर्यात करते हैं। और हमारे यहाँ 70 से 80% लोग कृषि पर डिपेंड थे, कृषि पर आधारित थे और उसके बावजूद हम उससे इतना ही प्राप्त करते थे कि उसका हमारे जीडीपी में बस 10 से 15% ही योगदान था। हमारी कृषि की हालत क्या थी। लेकिन धीरे धीरे स्थितियां बदली, देश में नई क्रांति का दौर आया, हरित क्रांति का दौर आया और हमने कृषि के नए आयामों को हासिल किया। 1966 और 67 के समय में दुनिया में एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था नॉर्मन बोरलॉग। वो मैक्सिको देश के रहने वाले थे। उन्होंने कृषि की नई उपजों और बीजों में कुछ आनुवांशिक परिवर्तन करके उनको ऐसे उन्नत किस्म के बीजों के रूप में बदल दिया जिससे कम क्षेत्र में ही ज्यादा उत्पादन प्राप्त किया जा सके और दुनिया एक कृषि क्रांति की तरफ बढ़ रही थी। इसका प्रभाव यह हुआ कि दुनिया के तात्कालिक बहुत सारे जो विकसित देश थे उन्होंने इस तकनीक को अपनाया और अपने यहाँ कृषि में जो है एक जो चमत्कारिक परिवर्तन किया। थोड़े से क्षेत्रों में ही वो बहुत ज़्यादा उत्पादन प्राप्त कर ले रहे थे और इससे बहुत सारे देश आत्मनिर्भर हुए। इस कृषि की आधुनिक तकनीक और कृषि के इस क्रांतिकारी बदलाव
का असर भारत पे भी हुआ। और भारत के महान वैज्ञानिक जो उस समय कृषि के थे, एम.एस. स्वामीनाथन, उन्होंने 70 और 80 के दशक में भारत की कृषि में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाया, जिसे हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। उन्होंने भारत में भी कृषि की उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग किया, और कृषि के उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग करते हुए यहाँ पे सिंचाई के संसाधन मुहैया कराए, आधुनिक तकनीक के रसायनों का प्रयोग कराया, और इन रसायनों के माध्यम से जो कृषि थी वो कम क्षेत्र में भी ज़्यादा उत्पादन देने लगी, और जो बीज थे उनकी अच्छी किस्म की वैरायटी होने के चलते वो जो है जमीन से जो उनकी उर्वरक क्षमता थी उसका पर्याप्त उपयोग करते हुए वो पूरी तरीके से विकसित होते थे, और कृषि से बहुत ज़्यादा उत्पादन होने लगा। और इस क्रांतिकारी बदलाव का असर हमारे दो प्रमुख फसलों पर पड़ा, एक धान और एक गेहूं। धान और गेहूं के जो भी भारत में क्षेत्र थे उन सभी ने इस कृषि क्रांति का समुचित उपयोग किया, और भारत में आज की स्थिति यह है कि हम इन दो फसलों के मामलों में पूरी तरीके से आत्मनिर्भर हैं, या ये कहिए कृषि के बहुतायत फसलों के मामले में हम आत्मनिर्भर हो गए हैं। जहां भारत कभी दुनिया के सड़े गले अनाजों को अपने देश में मंगाने को मजबूर रहता था, आज हम पूरी दुनिया को सर्वश्रेष्ठ किस्म का अनाज जो है व्यापार के माध्यम से भेजते हैं। खैर, ये तो हो गई हमारे कृषि की विकास गाथा। अब हम समझते हैं वर्तमान में कृषि की क्या स्थिति है, और कृषि के क्या प्रकार हैं, और क्या क्या उसके भौगोलिक क्षेत्र हैं। ठीक, अब इसके समझने के लिए हम कुछ पहलुओं पर ध्यान देंगे, कुछ प्रमुख पहलुओं पे ध्यान देंगे जो आपकी किताब के ही हिसाब से हैं, जिससे आप अपने सिलेबस के हिसाब से ही चलें, सिलेबस से इधर उधर न भटकें। देखिए, सबसे पहले तो परिचय हमने दे दिया, भारत में कृषि के विकास का क्या स्वरूप था। उसके बाद सस्य प्रारूप क्या है? सस्य प्रारूप का मतलब ये होता है कि जो कृषि है वो किस तरीके से, किस मौसम में किस प्रकार की कृषि की जाती है। सस्य प्रारूप में हम जानते हैं कि रबी की, खरीफ की और जायद की, इस तरीके की फसलें हमारी विभिन्न मौसमों में बोई जाती हैं। भारत में जो कृषि का सामान्य रूप है वो जीवन निर्वाह टाइप का है, यानी हम सिर्फ कृषि को उसी तरीके से उपयोग करते हैं कि जिससे उसके माध्यम से हमारा जीवन निर्वाह हो जाए। हमारे मन में कोई व्यापारिक दृष्टिकोण नहीं होता है, या कोई भी वाणिज्यिक दृष्टिकोण जल्दी नहीं होता है। हमारे यहाँ हम सभी ग्रामीण क्षेत्र के आते हैं, और हमारे सभी के क्षेत्र में धान और गेहूं, और उसके अलावा कुछ साइड में हम जो है कभी कभार मटर, चना, आलू, सरसों और इसी तरीके की फसलों का बस उपयोग करते हैं। बाकी हमारे दृष्टिकोण में ये नहीं आता कि हम कुछ ऐसी फसल को बोएं जिसको हम ले जाके जो है बाजार में बेचें और उससे तात्कालिक मुनाफा पाएं। ये हमारा नज़रिया नहीं रहता है। हमारा नज़रिया रहता है हम सिर्फ उसी फसल का उत्पादन करें जिसको हम खा सकें। ठीक, लेकिन ये नज़रिया बदला, और धीरे धीरे भारत में बहुत सारी ऐसी फसलों का प्रयोग होने लगा जो व्यापारिक होने लगी। ठीक, लेकिन हम कुछ प्रमुख बिंदुओं से शुरू करते हैं। जैसे प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि में, जैसे प्रारंभिक समय में जो जीवन निर्वाह की कृषि थी उसमें प्रमुख प्रकार की कृषि थी झूम की कृषि के बारे में हम आप लोगों को बता चुके हैं। झूम की कृषि एक ऐसी कृषि है जो सामान्य तौर से उत्तर पूर्वी राज्यों में होती है। उत्तर पूर्वी राज्य कौन कौन से? उत्तर में राज्य हैं, उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में जो राज्य हैं वो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, और उसके बाद आसाम के कुछ उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में, अरुणाचल प्रदेश के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में, इन क्षेत्रों में झूम की खेती होती है। अच्छा, ये झूम की खेती में करते क्या हम? ये झूम की खेती में ये करते हैं कि ये वनों के क्षेत्रों को आग लगा देते हैं और उनको काट पीट के उस क्षेत्र को साफ कर देते हैं, और साफ करने के बाद उस जमीन पे ये कृषि करते हैं। और जब एक कृषि ये कर लेते हैं तो फिर किसी दूसरे क्षेत्र पे जाते हैं और उस क्षेत्र में भी वनों को काटते हैं, उनको आग लगा देते हैं और उस जमीन को साफ करके वहां कृषि करते हैं। ठीक, दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में झूम की कृषि को विभिन्न नामों से जाना जाता है। जैसे आपके परीक्षा में प्रभु पूछ सकता है, पूछा भी था, इंडोनेशिया में झूम कृषि को क्या कहते हैं? तो इंडोनेशिया में झूम कृषि को लदांग कहते हैं। ठीक, वियतनाम में झूम कृषि को क्या कहते हैं? वियतनाम में झूम कृषि को रे कहते हैं। ठीक, उसी प्रकार ब्राजील में झूम कृषि को रोका कहते हैं। उसके बाद वेनेजुएला में इसको
कोनुको कहते हैं, वेनेजुएला में झूम की कृषि को कोनुको कहते हैं, और उसके बाद अफ्रीका में झूम की कृषि को मसोले कहते हैं। इस प्रकार पूरी दुनिया में जो झूम की कृषि है ये असल में आदिवासी समुदाय के द्वारा की जाने वाली कृषि है, जो विभिन्न प्रकार के आदिवासियों के द्वारा प्रचलन में लाई गई भाषाओं के शब्द हैं, इसीलिए वो थोड़ा सा विचित्र और अलग अलग लग रहे हैं। लेकिन आपको कुछ प्रमुख जगहों को याद करना पड़े, जैसे इंडोनेशिया में लदांग हो गया, वियतनाम में रो हो गया, ठीक, और उसके बाद ब्राज़ील में रोको हो गया। ये प्रमुख क्षेत्र हैं जिनमें झूम की कृषि होती है। उसके बाद हम देखेंगे गहन जीविका कृषि। अब गहन जीविका कृषि का क्या मतलब है? गहन जीविका कृषि का मतलब होता है कि किसी क्षेत्र में एक बड़ी जनसंख्या का कृषि कार्य में लगना, किसी क्षेत्र में बड़ी जनसंख्या का कृषि कार्य में लगना और उसके द्वारा विस्तृत क्षेत्रों पे कृषि करना, इसे गहन कृषि कहते हैं। जैसे ये हमारे यहाँ गेहूं का सीजन चल रहा है, तो आप देखेंगे कि हमारे यहाँ बहुत सारी जनसंख्या जो है गेहूं की खेती में लगी हुई है। सब लोग, किसी के यहाँ धान की बुआई हो रही है, कोई जुताई हो रही है, सब लोग इसी कार्य में लगे हुए हैं और बहुत सारी जनसंख्या लगी हुई है। इसीलिए हमारे क्षेत्र में क्या है, गहन कृषि चल रही है। ठीक, अब हम आते हैं वाणिज्यिक कृषि पे। वाणिज्यिक कृषि का क्या मतलब है? वाणिज्य का मतलब ही होता है व्यापार। वाणिज्य का मतलब ही होता है व्यापार। एक ऐसी कृषि जिसका उद्देश्य ही हो व्यापार करना, एक ऐसी कृषि जिसका उद्देश्य ही हो व्यापार करना, यानी हम ऐसी फसलों का उत्पादन करते हैं जिसका हम सिर्फ व्यापारिक दृष्टिकोण से ही उपयोग करते हैं। ठीक, जैसे चाय हुआ, कॉफी हुआ, रबड़ हो गया, और जो है गन्ना हो गया, फिर कुछ क्षेत्रों में फूल की कृषि होती है। ये सारी कृषि क्या है, व्यापारिक कृषि के अंतर्गत आती है। एक ऐसी फसल जिसका आदमी के द्वारा जो है सीधे उपयोग नहीं किया जा सकता, इसे सिर्फ और सिर्फ हम व्यापारिक दृष्टिकोण से इसका उपयोग करते हैं। ठीक, तो इस प्रकार की फसल को वाणिज्यिक कृषि कहते हैं, जिसका उपयोग होता है कि उसे सीधे बाजार में बेचना है और पैसा प्राप्त करना है। अब चाय की कृषि क्या है? चाय का उत्पादन आप अपने पेट भरने के लिए तो नहीं करेंगे। चाय की कृषि तो सिर्फ यही इसीलिए होती है उसकी पत्तियों को बेचा जाए और उससे पैसा प्राप्त किया जाए। ठीक, कॉफी का उत्पादन भी इसीलिए होता है, रबड़ का उत्पादन भी इसीलिए होता है। तो इस प्रकार से जो कृषि है जिसका सिर्फ बेचने के लिए उपयोग किया जाता है, यानी व्यापार में जिसका प्रयोग किया जाता है, ऐसी कृषि को वाणिज्यिक कृषि कहते हैं। उसके बाद अब हम आते हैं सस्य प्रारूप पे। जो भारतीय कृषि का सस्य प्रारूप है वो क्या है? भारतीय कृषि का जो सस्य प्रारूप है, सस्य का मतलब हो गया कि सीजनल का मतलब हो गया मौसमी, यानी भारतीय कृषि का जो मौसमी प्रारूप है वो किस प्रकार है? तो भारतीय कृषि का जो मौसमी प्रारूप है वो 3 प्रकार का है। जैसे वर्तमान में सभी लोग देख रहे होंगे अपने ग्रामीण क्षेत्र में गेहूं के फसल की बुआई चल रही है। हम गेहूं के बीज को खेतों में बो रहे हैं और बोने के बाद उस फसल को हम कब काटते हैं? उस फसल को हम अप्रैल और मई के समय में काटते हैं। तो इस फसल को बोलते हैं रबी की फसल। जो फसल इस समय बोई जा रही है उसे रबी की फसल बोलते हैं। ठीक, और जिसमें सबसे प्रमुख फसल आ जाती है गेहूं की। अब आते हैं खरीफ की फसल। खरीफ की फसल की बुआई में सबसे प्रमुख फसल है धान। अब आप सोचिए, आप धान की बुआई कब करते हैं? जब बरसात अपने चरम पे रहती है तब आप धान की फसल की बुआई करते हैं। ठीक, क्योंकि धान की फसल को पर्याप्त मात्रा में पानी चाहिए, तो वो खरीफ का सीजन होता है। खरीफ की फसलों को पर्याप्त पानी चाहिए होता है और उस सीजन में हम धान की बुआई करते हैं, क्योंकि उसको जमीन में जा के गाड़ना होता है, वहां पानी की ही आवश्यकता होती है। अच्छा, रबी की हो गई और खरीफ की हो गई, उसके बाद बचता है जायद। तो रबी और खरीफ के बीच का जो 2 महीने का समय होता है जिसमें भरपूर बारिश होती है, जिसमें भयंकर रूप से गर्मी पड़ती है मई और जून में। तो मई और जून की भयंकर तपती गर्मी में जिस फसल का उत्पादन होता है उसे जायद कहते हैं। इन जायद फसलों में क्या है? खीरा है, ककड़ी है, तरबूजा है, खरबूजा है। ये सब तरीके की जो फसलें होती हैं इनको हम जायद फसलों के अंतर्गत रखते हैं। ये सस्य फसलों के अंतर्गत आते हैं। सस्य फसलें कितने प्रकार की हो गई? रबी हो गया, खरीफ हो गया, जायद हो गया। ये सस्य फसलें हैं। सस्य का मतलब क्या हो गया? सीजन मतलब हो गया कि मौसम के हिसाब से। ठीक,
तो हमने सस्य फसलों को समझा। अब भारत की कुछ प्रमुख फसलों को समझते हैं। भारत की कुछ प्रमुख फसलों में जिससे सबसे प्रमुख फसल है हमारे यहाँ चावल। चावल भारत के अधिकांश हिस्सों में, अधिकांश हिस्सों का मतलब समझ लीजिए कि जहां भी खेती होती है, जैसे मान लीजिए 100% हिस्सों में भारत में खेती हो रही है, तो 100 के 60% हिस्से में चावल की खेती सर्वाधिक होती है। अब इस चावल की खेती का क्या हिसाब किताब है? चावल की खेती के लिए 25% का 25 डिग्री सेल्सियस का तापमान चाहिए। एक औसत तापमान इसके लिए 25 डिग्री सेल्सियस का तापमान चाहिए होता है। 25 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए और 100 से 150 सेंटीमीटर की बारिश चाहिए। कितनी बरसात चाहिए? 100 से 150 सेंटीमीटर की बरसात चाहिए और 25 डिग्री सेंटीमीटर सेल्सियस का तापमान चाहिए। ये तो हो गई मौसम की स्थिति। और मिट्टी किस तरीके की चाहिए? मिट्टी जलोढ़ किस्म की चाहिए, ठीक, जलोढ़ मिट्टी चाहिए। और जो है सिंचाई के पर्याप्त संसाधन चाहिए। समझ गए? तो इस तरीके से जो ये चावल की कृषि है ये खरीफ की फसल के अंतर्गत आती है। अब खरीफ के समय में मौसम की क्या स्थिति है, आप उस हिसाब से इस फसल की प्राकृतिक इस फसल के उत्पादन के लिए कौन कौन सी स्थिति है आप जान सकते हैं। अब हम आते हैं दूसरी सबसे प्रमुख फसल हमारे देश में, वो है गेहूं की। गेहूं की फसल कब बोई जाती है? गेहूं की फसल रबी की फसल के अंतर्गत आती है और इसकी बुआई का समय ये चल रहा है। इस समय जो सामान्य तापमान है वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है। 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान में गेहूं की फसल होती है। अच्छा, इसके लिए जो वर्षा है वो चावल की फसल की तुलना में कम चाहिए। यानी यहां पे जो वर्षा है वो 100 सेंटीमीटर के आसपास बारिश चाहिए। 75 से 100 सेंटीमीटर के आसपास अगर जो वर्षा रहेगी तो गेहूं की फसल हो जाएगी। मिट्टी कौन सी चाहिए? मिट्टी इसको भी जलोढ़ और उपजाऊ किस्म की ही चाहिए, जिसे दोमट की किस्म मिट्टी भी बोलते हैं, ठीक। अब उसके बाद आ जाते हैं मोटे अनाज के बारे में। मोटे अनाज का क्या मतलब होता है? मोटे अनाज का मतलब होता है कि रागी हुआ, बाजरा हुआ, मक्का हुआ, और उसके बाद इस तरीके की जो जो जौ, बाजरा और उसके बाद जड़हन, इस तरीके की जो फसलें होती हैं मोटे अनाज के रूप में आती हैं। मोटे अनाज का मतलब ये होता है कि एक ऐसी फसल जिसके उत्पादन के लिए ज़्यादा सिंचाई के साधन की आवश्यकता नहीं होती है और अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में भी ये हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पे ये पथरीली और बलुई मिट्टी में मोटे अनाज का उत्पादन हो जाता है। यानी ये एक ऐसी फसल होती है जो बहुत ज़्यादा ना तापमान की ज़रूरत, बहुत ज़्यादा ना सिंचाई की ज़रूरत और ना बहुत ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी की ज़रूरत होती है। लेकिन मोटे अनाज जो होते हैं ये खनिज और प्रोटीन तत्वों से भरपूर होते हैं, इसलिए ये बहुत स्वास्थ्यकर होते हैं, ठीक। उसके बाद अब हम आते हैं दालों पे। दालों को दलहन भी कहा जाता है। दलहन फसलों के उत्पादन के फसलों के उत्पादन के लिए भारत जो है अभी पूरी तरीके से आत्मनिर्भर नहीं हो पाया है। हम अभी भी अपने दालों को दूसरे देशों से मंगाते हैं और जिनके द्वारा हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। दाल क्या है? दाल में जो है चना है, मटर है, मसूर है, मूंग है, ये सब दालों के प्रकार हैं जो प्रोटीन से भरपूर होते हैं और हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकर होते हैं, ठीक। अब आते हैं हम तिलहन पे। तिलहन का मतलब क्या हो गया? एक ऐसी फसल जिसके द्वारा तेल प्राप्त किया जाता है। ऐसी फसलें जिनसे तेल का उत्पादन किया जाता है, जैसे सरसों हो गया, मूंगफली हो गया, सोयाबीन हो गया, तिल हो गया, ठीक। ऐसी जो भी फसलें हैं जिनसे हम तेल का उत्पादन करते हैं ये तिलहन फसल के अंतर्गत आ जाती हैं। दलहन और तिलहन के उत्पादन में हम आत्मनिर्भर नहीं हो पाए हैं। भारत अभी भी अपने आवश्यकताओं का बहुत सारा दलहन और तिलहन की फसलों को दूसरे देशों से मंगाता है, ठीक। इस तरीके से हमने फसलों के सस्य प्रारूप के अलावा जो प्रमुख फसलों की किस्म हैं उनको समझा। अब हम आते हैं भारत की कुछ ऐसी फसलें जिनका व्यापारिक दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। सबसे पहले हम जानेंगे चाय के बारे में। चाय भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों और दक्षिण पश्चिम राज्यों में होता है। उत्तर पूर्वी राज्यों में चाय की कृषि सबसे ज़्यादा आसाम में है, फिर पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में है और आसाम में ब्रह्मपुत्र की घाटियों में जो है चाय की कृषि होती है। और जो है
मणिपुर के कुछ हिस्सों में भी चाय की कृषि होती है। फिर कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के पर्वतीय हिस्सों में भी चाय की कृषि होती है। हम चाय के पूरी दुनिया में दूसरे सबसे बड़े उत्पादक हैं। ठीक, हम चाय के दुनिया में दूसरे सबसे बड़े उत्पादक हैं और दूसरे सबसे बड़े उपभोक्ता भी हैं। दुनिया में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वो केन्या है। केन्या के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक जो है वो भारत का आता है और भारत के बाद चाय का सबसे बड़ा उत्पादक श्रीलंका है। तो दुनिया में ये चाय के प्रमुख 3 उत्पादक देश हैं। ठीक, चाय भारत की एक प्रमुख वाणिज्यिक कृषि है, वाणिज्यिक फसल है। हम भारतीय चाय पूरी दुनिया पीती है और उसमें हमारी चाय का सबसे बड़ा उपभोक्ता जो है इंग्लैंड है। जिसने हमें चाय पीना सिखाया था वही हमारी चाय का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। अब हम आते हैं कॉफ़ी। कॉफ़ी जो है खनिज तत्वों से भरपूर एक बहुत ही जो है अच्छा पेय पदार्थ है। इसमें निकोटीन की मात्रा होती है जिसके पीने के बाद हम थोड़ी देर के लिए तरोताज़ा महसूस करने लगते हैं। ठीक, भारत में कॉफ़ी का जो उत्पादन है वो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के राज्यों में होता है। किन राज्यों में? कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों में होता है। हमारे यहाँ उच्च कोट की जो है कॉफ़ी होती है, जिसका हम जो है कर्नाटक के चिकमंगलूर में बाबा बुदन की पहाड़ी में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी की उन्नत किस्म का उत्पादन किया जाता है। ठीक, अब हम आते हैं भारत की प्रमुख बागवानी फसल के बारे में। भारत की प्रमुख बागवानी फसलों में सबसे प्रमुख स्थान आता है रबड़ का। रबड़ का भारत दुनिया में चौथा सबसे बड़ा उत्पादक है। थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया और चीन के बाद भारत जो है चीन के बाद 5वें नंबर पर आता है। भारत 5वें नंबर पर आता है। थाईलैंड दुनिया में सबसे बड़ा रबड़ का उत्पादक देश है। हमारे यहाँ से जो ज़्यादातर लोग बैंकॉक कमाने जाते हैं ना, आप लोग के आसपास बहुत से लोगों को सुनते होंगे आप लोग कि बंका गईल बाटा कमाए, बंका गईल बाटा कमाए। तो बंका जो लोग कमाने जाते हैं ना, वो या तो शुरुआत में जाके वहाँ पे भूजा बेचते हैं, कुछ फेरी का काम करते हैं, और कुछ तो ऐसे होते हैं जो बैंकॉक के ग्रामीण क्षेत्रों में चले जाते हैं और रबड़ के बागानों में मजदूर बन के काम करते हैं। वो वहाँ रबड़ के बागानों में मजदूरी करते हैं और वहाँ पे और इसलिए वो मजदूरी कर पाते हैं कि बैंकॉक में रबड़ की खेती जो है बड़े ही प्रोफेशनल ढंग से होती है। उसका उद्देश्य ही होता है उसको बेचना। और वहाँ जो मजदूर होते हैं, भारतीय लोग जाते हैं, ये कम से कम पैसे में काम करने को तैयार हो जाते हैं। ठीक, तो ये तो हो गई उसके संबंध में जो बात। अब हम आते हैं कि कृषि में कुछ फसलें ऐसी हैं जिनका भारत से बड़ा प्राचीन रिश्ता रहा है। जैसे अपने यहाँ की कपास, जो भारत की कपास है वो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। हमारे यहाँ पूरी दुनिया की सबसे बेहतरीन किस्म के कपास का उत्पादन होता है। आप लोगों को पता भी है, भारत में कपास उत्पादन के लिए 2 सबसे प्रमुख राज्य हैं। एक है गुजरात और एक है महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश के भी कुछ हिस्सों में कपास का उत्पादन होता है, लेकिन महाराष्ट्र और गुजरात के हिस्सों में जो कपास होती है वो सबसे बेहतरीन किस्म की होती है। ऐसा क्यों? ऐसे इसका पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि कपास के लिए जो सबसे बढ़िया मिट्टी होती है वो काली, और काली मिट्टी का जो ये क्षेत्र है महाराष्ट्र और गुजरात का, ये इसके उत्पादन के लिए सबसे बेहतरीन काम करता है। अच्छा, काली मिट्टी बनती कैसी है? काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी उद्गार से जो लावा पिघल के फैल जाता है, वो लाखों करोड़ों साल के बाद जो है काली मिट्टी के रूप में बदल जाता है, और इसलिए ये खनिज तत्वों से भरपूर होता है। और जितने भी उपयोगी तत्वों की आवश्यकता होती है कपास की फसल के लिए, वो सारे के सारे काली मिट्टी में भरपूर मात्रा में मिल जाते हैं। काली मिट्टी एक और फसल के लिए सबसे प्रमुख है, गन्ने की फसल के लिए भी काली मिट्टी बहुत ही आवश्यक है। और महाराष्ट्र गन्ने के उत्पादन, और महाराष्ट्र जो है चीनी के उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान रखता है। गन्ने के उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम है, लेकिन चीनी के उत्पादन में प्रथम स्थान पे महाराष्ट्र है। ठीक, ऐसा इसलिए क्योंकि उस काली मिट्टी के ही चलते वहां के गन्ने में मिठास की मात्रा सर्वाधिक हो जाती है। ठीक, इस प्रकार से हम काली मिट्टी के महत्व को समझते हैं। अब हम समझने के प्रयास करते हैं कि कृषि में
कुछ जो है क्रांतिकारी परिवर्तन किए गए भारत के महान लोगों के द्वारा। क्रांतिकारी परिवर्तन वो किए भारत के महान लोगों के द्वारा। उसमें सबसे प्रमुख भारत में एक आंदोलन प्रचलित रहा है, भूदान आंदोलन। भूदान आंदोलन, भूदान आंदोलन के जो प्रणेता थे या शुरू करने वाले जो व्यक्ति थे, उनका नाम था विनोबा भावे। विनोबा भावे जो है ये गांधी जी के एक आध्यात्मिक उत्तराधिकारी कहे जाते थे। विनोबा भावे गांधी जी के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी कहे जाते थे। देश जब आज़ाद हो गया तो कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए और भारत में गरीबी को दूर करने के लिए, कृषि को आधार बनाने के लिए विनोबा भावे ने पूरे देश में सामाजिक जागरूकता का कार्यक्रम फैलाया। ये कार्यक्रम वो गांधी जी की प्रेरणा से फैला रहे थे। गांधी जी जो है ग्राम स्वराज के नारे के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे। इसी के अंतर्गत गांधी जी के इसी विचार को आगे बढ़ाने के लिए जो विनोबा भावे थे, उन्होंने भूदान आंदोलन का प्रारंभ किया। भूदान आंदोलन अनायास ही उनके द्वारा किए गए कार्यों के फलस्वरूप उपज गया। उसकी कहानी यह है कि आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली गांव में विनोबा भावे गए हुए थे और वहां पे वो कृषि क्षेत्र में जागरूकता लाने के लिए, कृषि कार्य में लोगों की सक्रिय भागीदारी करने के लिए लोगों को जागरूक कर रहे थे। इसी बीच में कुछ गरीब आदिवासी लोग निकल के आते हैं और विनोबा भावे से कहते हैं कि हमारे पास भूमि नहीं है, हम जो है चाह के भी कृषि नहीं कर सकते, और अगर जो हमें आप कृषि के कुछ संसाधन मुहैया करा देते हैं तो हम अपनी भूमि से अपने भरण पोषण के लिए उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। विनोबा भावे के उस पास तो उस समय कुछ नहीं था, लेकिन वो उनको सांत्वना देके शांत बैठा देते हैं। उसके बाद अचानक से उसी सभा में से ही एक रामचंद्र रेड्डी नाम के एक जमींदार उठते हैं और उन्होंने उसी समय 80 एकड़ भूमि को दान देने की घोषणा कर दी और वो तत्काल में 80 किसानों में बांट दी गई। इसी घटना के साथ ही भूदान आंदोलन प्रारंभ हो जाता है और बहुत सारे जमींदारों और भूमिपतियों ने किसानों के लिए भूमि दान किया और जो एक छोटा सा आंदोलन था ये पूरे भारत में फैल गया। बहुत सारे किसानों को भूमि मिली। तो विनोबा भावे के महान प्रयास को हम नहीं भूल सकते हैं, इसके लिए उन्हें हमें कोटि कोटि धन्यवाद हरदम देना चाहिए। ठीक, अब आते हैं कुछ प्रमुख बिंदु और हैं कि कृषि तो है, अब कृषि के साथ कृषि का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, रोजगार और उत्पादन में क्या भूमिका है। देखिए, देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है कृषि। खास तौर से भारत जैसे देश की अर्थव्यवस्था की तो रीढ़ ही है, जहां पे अभी भी लगभग 60% आबादी कृषि पर डिपेंड करती है। हमारी जीडीपी में कृषि का योगदान भले ही न हो, लेकिन हमारे भरण पोषण में कृषि का योगदान भरपूर है। इसीलिए हम इसकी उपयोगिता और इसकी आवश्यकता को कभी खारिज नहीं कर सकते। धीरे धीरे कृषि में बहुत सारे सुधार किए गए। भारत में हरित क्रांति का जो दौर आया, उसके फलस्वरूप भारत में उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग हुआ। उन्नत किस्म के बीजों के प्रयोग के फलस्वरूप सिंचाई के पर्याप्त साधन मुहैया कराए गए। उच्च गुणवत्ता की रासायनिक खादों को उपलब्ध कराया गया। पर्याप्त नहरों के माध्यम से सिंचाई के संसाधन मुहैया कराए गए। नलकूपों का विकास किया गया, ट्यूबवेलों का विकास किया गया, जिससे गांव-गांव में जो है पर्याप्त कृषि के साधन मुहैया कराए गए। उसके बाद कृषि में आधुनिक तकनीकों का प्रयोग किया गया। ट्रैक्टर और मशीनरी का प्रयोग कृषि में शुरू हो गया और विद्युत की पर्याप्त उपलब्धता, धीरे धीरे ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त उपलब्धता कराई गई, जिससे जो है कृषि कार्य में तेजी आ सके। कृषि को धीरे धीरे एक औद्योगिक ढांचे के रूप में विकसित किया गया। कुछ कृषि पर आधारित बहुत सारे उद्योगों का विकास किया गया, जैसे गेहूं की फसल के आधार पे आटे का उत्पादन, सूजी का उत्पादन, चोकर का उत्पादन, बहुत सारे ऐसी उपजों का उत्पादन हुआ जो कृषि पे आधारित थे। आज कृषि पे ही आधारित बहुत सारे उद्योग हैं, जो चिप्स उद्योग हैं। आलू के चिप्स आप खाते हैं मार्केट में जो मिलते हैं अंकल चिप्स के नाम से या और सारे चिप्स के नाम से,
वो सारे के सारे कृषि पे ही आधारित हैं। फिर जो है और भी बहुत सारी खाद्यान्न, जैसे बिस्किट उद्योग हुआ। बिस्किट उद्योग में क्या है, जो कच्चा माल है वो आटे के रूप में ही प्राप्त किया जाता है और वो गेहूं से ही प्राप्त किया जाता है, तो बिस्किट उद्योग का विकास हुआ। बहुत सारे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का विकास हुआ, जैसे खाद्य सामग्री क्या हुई, खाद्य सामग्री आटा हुआ। अब आटे से ही बहुत सारे और खाद्य सामग्रियों का विकास हुआ, उद्योगों का विकास हुआ, जिससे जो है कृषि के विकास में तेजी आई, कृषि के विकास में तेजी आई और कृषि एक लाभदायक सौदे के रूप में सामने आना शुरू हुआ। लोगों का धीरे धीरे रुझान 70 और 80% के लोगों की तुलना में धीरे धीरे कम तो हुआ, लेकिन अब धीरे धीरे बहुत सारे सुधारों के फलस्वरूप हमारा उत्पादन लगातार बढ़ता गया। अब उसके बाद हम ध्यान देंगे कि सरकार ने कृषि में सुधार के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की स्थापना की। जैसा अपने यहाँ मालनपार क्षेत्र में ही पूर्वांचल ग्रामीण बैंक है, बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक है, ये सारे बैंक हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में इन बैंकों की उपलब्धता पर सरकार ने केसीसी कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान किया। कोऑपरेटिव के स्थापना की। कोऑपरेटिव का मतलब होता है स्वयं सहायता समूह, ठीक, स्वयं सहायता समूहों का विकास हुआ ग्रामीण क्षेत्रों में। ये सारे सुधार कृषि के अंतर्गत ही किए जाने वाले सरकारी प्रयासों के फलस्वरूप ही हुआ। खेती के लिए आसान दरों पर किसानों को लोन मुहैया कराने का सरकार के प्रयास के अंतर्गत ही ग्रामीण बैंकों की स्थापना हुई, केसीसी कार्ड प्रदान किए गए। ये सारा कुछ सुधार जो है ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार ने लगातार किया, जिसके फलस्वरूप आज कृषि क्षेत्र में हम बहुत हद तक आत्मनिर्भर हो चुके हैं। अब आते हैं हम कुछ प्रमुख बिंदुओं पे आएंगे। वर्तमान में कार्बनिक कृषि प्रणाली एक शब्द प्रचलित है। कार्बनिक कृषि का मतलब होता है जैविक कृषि। जैविक कृषि से क्या मतलब है, एक ऐसी कृषि प्रणाली जिसमें रासायनिक पदार्थों का प्रयोग ना हो। जैसे जो हम खेतों में यूरिया, डाई, फास्फोरस ये सब झोंकते हैं ना अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए, ये सब कुछ हमारे उस अनाज के माध्यम से पेट में ही तो जा रहा है। और सोचिए हम यूरिया खा रहे हैं, कितनी खतरनाक चीज जो है। कहीं ना कहीं ये रासायनिक खाद जो है हमें बहुत हानि पहुंचाते हैं। आप किसी जगह पे अगर जो इस खाद को गिरा देते हैं तो देखते हैं वो हिस्सा गल जाता है। ऐसे में हमारे पेट के अंदर जो नरम हिस्सा है अतड़ियों और पसलियों के रूप में, वो इन खाद के माध्यम से कितना गल जाता होगा और हमें कितना हानि पहुंचाता होगा, आप इसका अंदाजा तक नहीं लगा सकते। इसी कारण जो है एक नई कृषि व्यवस्था प्रचलन में आ रही है, जिसे कार्बनिक कृषि या जैविक कृषि कहते हैं। इसके अंतर्गत हम जो है घरेलू खाद का प्रयोग कृषि में करते हैं और परंपरागत तौर तरीकों के माध्यम से ही कृषि का उत्पादन करते हैं। इसका उपयोग खासतौर से बागवानी फसल में अभी किया जा रहा है। धीरे धीरे इसी कृषि क्षेत्र में भी लाया जा रहा है। जैसे गाय के गोबर के प्रयोग के माध्यम से हम कृषि करते हैं, तो वो क्या है, वो एक जैविक कृषि है। फिर हम घरों पे ही खाद का निर्माण करते हैं। जो जैविक पेड़ पौधे और वनस्पतियों के फलस्वरूप जो कूड़ा करकट इकट्ठा होता है उसको हम कहीं इकट्ठा करते हैं, उसमें गोबर की खाद मिलाते हैं, उसको सड़ाते और जो है मिलाते हैं, फिर वो कंपोस्ट खाद बनता है। और इस खाद का प्रयोग जो है हम अपने खेतों में करते हैं। जो क्या है, इन खेतों में जब हम करते हैं तो वो उन्हीं रासायनिक खादों की तुलना में ही हमारे लिए लाभप्रद है, लेकिन हानिकारक नहीं है। इस प्रकार से की गई जो खेती की व्यवस्था उसे जैविक कृषि कहते हैं, ठीक, कार्बनिक कृषि कहते हैं। ये शब्द आपके लिए बहुत उपयोगी है, जो आपकी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है, ठीक। उसके बाद आपकी किताब में कुछ महत्वपूर्ण तत्व हम ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, एक नई टर्मिनोलॉजी बहुत प्रचलित है, बीटी बैगन और बीटी कपास की। बीटी बैगन क्या होता है और बीटी कपास क्या होता है, समझिए बीटी बैगन को। बीटी बैगन का मतलब होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड, यानी अनुवांशिक रूप से उस फसल के बीज को उन्नत कर दिया गया। यानी अगर जो बैगन की फसल का जो पौधा है, उस पौधे के बीज में अनुवांशिक रूप से परिवर्तन कर दिया गया। उस परिवर्तन के फलस्वरूप
जो बैगन का उत्पादन है वो बड़ा होगा और कीड़े के रहित होगा, उसमें कोई कीड़ा ही नहीं लगेगा, और कम, और जो है एक पौधे में ही सामान्य से ज्यादा बैगन का उत्पादन होगा। इस तरीके से जो फसल के बीज में अनुवांशिक परिवर्तन करके फसलों का उत्पादन कर बढ़ा दिया जाता है, इसी को बीटी बैगन बोल देते हैं। यानी बायोलॉजिकली एंड टेक्निकली मॉडिफाइड एग्रीकल्चर कॉल्ड बीटी बैगन। इसी तरीके से बीटी कपास भी है। अब कपास की फसल में भी अनुवांशिक परिवर्तन करके उसके उत्पादन को बढ़ा देना, इसी को ही बीटी कपास कहते हैं। तो इस प्रकार आप समझ गए बीटी कपास और बीटी बैगन के बारे में। अब हम आते हैं कि कुछ फसलों के क्रांतिकारी नाम हैं जो विभिन्न कृषि क्रांतियों से ही संबंधित हैं, उसको हम जानेंगे, जो आपके लिए एक महत्वपूर्ण है। जैसे हम हरित क्रांति के बारे में तो जान गए कि कृषि के क्षेत्र में फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो प्रयास किए गए उसे हरित क्रांति कह दिया गया। अब जैसे पीली क्रांति एक शब्द है। पीली क्रांति का मतलब ये होता है कि तिलहन के फसलों के उत्पादन को बढ़ा देना, तिलहन के फसलों के उत्पादन को बढ़ाना, यही पीली क्रांति है। तिलहन का मतलब हो गया कि जैसे जो खाद्य तेल हैं, जिन तेलों का हम खाने में प्रयोग करते हैं, ऐसे फसलों का उत्पादन बढ़ा देना, इसे ही पीली क्रांति कहा गया। फिर श्वेत क्रांति, दूध के उत्पादन को बढ़ाना, इसे ही श्वेत क्रांति कहा गया, जिसके सर्वे सर्वा वर्गीज कुरियन थे। वर्गीज कुरियन के माध्यम से भारत में श्वेत क्रांति आई, और उसका सबसे बढ़िया उदाहरण है अमूल ब्रांड, जो एक भारत में कोऑपरेटिव के माध्यम से चलाया जाने वाला विश्व प्रसिद्ध ब्रांड है, श्वेत क्रांति। ठीक, श्वेत क्रांति का मतलब हो गया दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने से है। उसके बाद नीली क्रांति का मतलब हो गया, नीली क्रांति का मतलब होता है मत्स्य उत्पादन को बढ़ाना। नीली क्रांति का अभिप्राय यह है कि समुद्र के द्वारा जो उत्पाद प्राप्त किया जाता है उसे ही नीली क्रांति कहा गया, क्योंकि समुद्र नीला होता है और वहां से जो उत्पाद प्राप्त किया गया, मुख्य रूप से मछली के उत्पादन को बढ़ाना नीली क्रांति है। उसके बाद गुलाबी क्रांति का क्या मतलब है? गुलाबी क्रांति का मतलब ये है कि जो भी मांसाहार के उत्पाद हैं, जो भी मांस वाले उत्पाद हैं, उनको बढ़ाना गुलाबी क्रांति कहा जाता है। कभी कभी अगर जो ऑप्शन में प्याज आ जाए तो प्याज के उत्पादन को भी बढ़ाना गुलाबी क्रांति के अंतर्गत आता है। फिर आता है सुनहरी क्रांति का मतलब ये होता है कि फलों के उत्पादन को बढ़ा देना या फलों के उत्पादन को विकसित करना सुनहरी क्रांति कहा जाता है। उसके बाद आता है भूरी क्रांति। भूरी क्रांति का मतलब ये होता है कि खनिज तेलों का उत्पादन बढ़ाना और जो भी खाद है, रासायनिक खाद है, इनका उत्पादन बढ़ा देना, ये भूरी क्रांति के अंतर्गत है। उसके बाद बादामी क्रांति। बादामी क्रांति का मतलब ये होता है कि भारत में जो मसाले हैं, काली मिर्च हुआ, लौंग हो गया, इलायची हो गया, इस तरीके के मसालों के उत्पादन को बढ़ा देना, ये बादामी क्रांति कहा जाता है। और उसके बाद लाल क्रांति। लाल क्रांति का मतलब ये है कि टमाटर के उत्पादन को बढ़ाना, ये लाल क्रांति है। उसके बाद इंद्रधनुषी क्रांति। भारत के कृषि के द्वारा जीडीपी में योगदान बढ़ा देना। भारतीय कृषि का जीडीपी में परसेंटेज जो है वो बहुत अधिक कर देना, इसे ही इंद्रधनुषी क्रांति करते हैं। इंद्रधनुषी क्रांति का मतलब ये हो गया कि कृषि के हर क्षेत्र में विकास कर देना इंद्रधनुषी क्रांति है। इस प्रकार से हम इस चीज को देख चुके हैं। अब हम आते हैं, आपके कृषि पाठ से संबंधित कुछ प्रमुख प्रश्न हैं, उनको आप ध्यान से सुनेंगे और जो है कुछ उसके बाद मैं प्रश्न पूछूंगा, उसका आप जवाब देंगे। भारत में सर्वाधिक चाय किस राज्य में उत्पादन की जाती है? तो भारत में सर्वाधिक चाय जो है वो असम राज्य में उत्पादन की जाती है। असम राज्य में उत्पादन की जाती है। कौन सी रोपड़ फसल के अंतर्गत आती है? रोपड़ फसल के अंतर्गत कौन सी फसल आती है? तो रोपड़ फसल के अंतर्गत जो है वो, रोपड़ के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था ना,
जिन फसलों की रोपाई की जाए, रोपाई, उसे रोपण फसल कहते हैं, उसे रोपण फसल कहते हैं। और रोपण फसल के अंतर्गत जैसे चना हुआ, ये अरे सॉरी गन्ना हुआ, गन्ने को हम क्या कहते हैं, काट काट के और उसे एक एक जगह गाड़ते हैं। जिन फसल को हम गाड़ दे रहे हैं या कहीं जैसे कहीं लगा दे रहे हैं खुद ही, तो उसे रोपण फसल कहते थे। तो रोपण फसल का सबसे बढ़िया उदाहरण जो है वो गन्ना है। ठीक, उसके बाद हम आते हैं हरित क्रांति का सूत्रपात जो है ये किस दशक में हुआ था? तो हरित क्रांति का जो सूत्रपात है वो 70 के दशक में हुआ था। कब हुआ था? अरे जैसे 1970 के समय में भारत में हरित क्रांति शुरू हुई थी। उसके बाद सीढ़ीदार खेत कहाँ पाए जाते हैं? तो सीढ़ीदार खेत स्वाभाविक है ये पर्वतीय क्षेत्रों पे ही पाए जाएंगे। जो पर्वतीय हिस्सा होता है वहाँ सीढ़ीदार खेत पाए जाते हैं। ठीक, उसके बाद जो है दलहन की फसल के अंतर्गत दालें आती हैं। उसके बाद क्या है कि कतरनी दहन कृषि जो है ये झूम कृषि के अंतर्गत आती है। तो कतरनी दहन कृषि जो है ये झूम कृषि के अंतर्गत आती है। और ये कहाँ की जाती है? ये जो है कतरनी हमने बताया था झूम कृषि के अंतर्गत की जाती है। और ये कहाँ की जाती है? ये मिजोरम में या कह दीजिए या उत्तर पूर्वी राज्यों में इस प्रकार की कृषि की जाती है। अब उसके बाद आते हैं रेशेदार फसल के अंतर्गत क्या है? जूट है, रेशम है, कपास है, ये रेशेदार फसल के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण एक और चीज आता है कि रबी की सबसे प्रमुख फसल कौन सी है? तो रबी की सबसे प्रमुख फसल कौन सी है? इसका आप कमेंट के माध्यम से जवाब दीजिएगा। इसको हम नहीं बताएंगे, आप कमेंट के माध्यम से इसका जवाब दीजिएगा। उसके बाद कुछ प्रश्न हैं जिनका जवाब आप हमें दीजिएगा। चाय की खेती जो है किस प्रकार की मिट्टी में की जाती है? चाय की खेती किस प्रकार की मिट्टी में की जाती है? और उसके बाद जो है भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? और उसके बाद काली मिट्टी किन राज्यों में पाई जाती है? ठीक, और उसके बाद आप हमें जवाब दीजिए कि भारत का सर्वाधिक गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य, इसका आप कमेंट के माध्यम से जवाब देंगे। ठीक, इसी के साथ ये पूरा पार्ट खत्म होता है। कोई आपका डाउट होगा तो आप उसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। बाकी आप आंसर जरूर दीजिएगा, मैं इंतजार करूंगा। ओके, थैंक यू एंड गुड नाइट।